वीर सावरकर जी की कोशिश थी कि इनकी शहादत जो है ये कहीं ऐसे ही फजूल में वेस्ट ना हो जाए। इसलिए वो चाहते थे कि इनकी जो स्टेटमेंट है इसे किसी प्रकार पब्लिश किया जाए। वो उनका एक मित्र था ज्ञानचंद वर्मा। ये ज्ञानचंद वर्मा से मिलते हैं। ज्ञानचंद वर्मा फ्रांस जाता है। वहां पर मदन लाल ढींगरा जी की जो लास्ट चैलेंज करके जो उन्होंने एक बयान दिया अखबार में, वो उसको छपवाता है। वो प्रतियां लेके वापस लंदन आता है और उनको बांटना शुरू करते हैं। वीर सावर कोशिश करते हैं। डेली जो न्यूज थी उनमें उनका एक फ्रेंड लगा हुआ था, डेविड गार्नेट। वो गार्नेट से मिलके उसे कहते हैं कि तू प्लीज उसकी जो ये स्टेटमेंट है ये पब्लिश कर दे। 17 अगस्त को मदन लाल ढींगरा जी को फांसी दी जाती है और 18 अगस्त को सुबह डेविड गार्नेट डेली न्यूज में, बड़ी इंपॉर्टेंट वहां की अखबार थी, जिसमें ये खबर लगवा देते हैं। और उधर फ्रांस में हमारे श्याम जी कृष्ण वर्मा जो हैं वो अपने सोशियोलॉजिस्ट में, और वहां पे जहां पे हो सकता है वो मदन लाल ढींगरा जी की इस शहादत के बारे में छपवाते हैं। और इस प्रकार लोगों को पता चलता है कि ये जो व्यक्ति था ये एक विद्यार्थी था जिसने अपनी भारत माता की इज्जत के लिए, भारत माता की आजादी के लिए उसने ये घटनाक्रम जो था इसको एक वास्तविक रूप दिया। और ये कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं था, ना ही मेंटल जो प्रॉब्लम थी इसको कोई थी। वहां पे एक बात मैं और कहना चाहता हूं, हमारे दो लेखक और हुए। एक तो धनंजय कीर जो वीर सावरकर की बायोग्राफी लिखते हैं बाद में, और उनका हीरो जो है वीर सावरकर है। वो मदन लाल ढींगरा जी को बताते हैं कि वो वीर सावरकर जी के पास आया। बड़ी लंबी कहानी है लेकिन मैं छोटी सी आपको संक्षेप में बता रहा हूं। और वीर सावरकर जिसने उसे तैयार किया, 2 बार पहले भी उसे तैयार किया था लेकिन उससे गोली नहीं चली। इस बार उन्होंने राजन को साथ लगाया। एक लड़का था राजन, जिसका काम यही था कि जब वो कर्जन वाइली वहां पे आए तो उसको तैयार करे और मेक श्योर कि ये गोली चलाए। और वो क्या लिखते हैं धनंजय कीर कि जब इंडिया वो जो एट होम पार्टी में जब कर्जन वाइली आते हैं तो राजन उसको कहता है, लो आ गया, आप चलो शुरू करो। मतलब वो उसको कहते हैं और वो करता है। ये सब गलत है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और दूसरे बायोग्राफर हैं धर्मवीरा, जिन्होंने लाला हरदयाल जी की बायोग्राफी लिखी। और उन्होंने भी ये साबित करने की कोशिश की कि मदन लाल ढींगरा कत्ल करने के लिए तैयार नहीं था, उसको पूरे तैयार करवाया गया। और उसके साथ एक कोरे गांवकर और राजन, 2 व्यक्ति थे जिन्होंने उसको पूरी तौर पर ट्रेनिंग दे रखी थी। और जैसे कर्जन वाइली आया तो उनके कहने के, उनके इशारे पे उसने गोली मारी। लेकिन इनका कोई सबूत नहीं है। वास्तविकता यह है कि मदन लाल ढींगरा जी ने अपने आप में ये सारी प्लानिंग की। ये उनके अपने दिमाग की उपज थी। ना तो सावरकर उस समय ऐसी घटना को अंजाम देना चाहते थे, क्योंकि इंडिया हाउस उस समय बड़ा महत्वपूर्ण कार्य कर रहा था। वो जो भारतीय इंग्लैंड में ट्रेंड हो रहे थे भारत जाकर सेवा करने के लिए, वो उनको ट्रेन कर रहे थे कि किस प्रकार अगर कल को जब वो भारत जाएं तो भारत में जाके भारत की आजादी के लिए वो कार्य करें। उसकी और तरह की मंशा थी। लेकिन मदन लाल ढींगरा जी ने इस घटनाक्रम को वास्तविक रूप देके उनकी सारी प्लानिंग पर अगर देखा जाए तो मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने पानी फेर दिया। और सावरकर जी अगर चाहते, मैं यहां पे यही बताना चाहता हूं आपसे, तो वो बड़े आराम से फ्रांस जा सकते थे और गए भी, उनको कोई रोक टोक नहीं थी। लेकिन सावरकर जी की कोशिश ये थी कि कहीं मदन लाल ढींगरा जी की जो शहादत है वो वेस्ट ना जाए। थे लोगों को बताना चाहते थे कि इस विद्यार्थी ने अगर अपनी जान गंवाई है तो देश के लिए गंवाई है। जब 5 तारीख को कैक्सटन हॉल में आगा खान और वहां पे उनके भाई जो भजन लाल वहां पे बार एट लॉ कर रहे थे, उनको उस हॉल में पेश किया जाता है, क्योंकि वहां पे सब अंग्रेज इकट्ठे हुए, भारतीय भी इकट्ठे हुए, ये पश्चाताप करने के लिए कि जो मदन लाल ढींगरा ने
काम किया है, ये सही नहीं था, ये बड़ा गलत था। और भजन लाल को आके स्टेटमेंट देनी थी कि उसके पिता ने भी कहा था कि तुम यही कहना कि ये मेंटल बैलेंस उसका ठीक नहीं था और इसने जो काम किया है इसने वैसे ही कर दिया है, फिट ऑफ एंगर या जो भी कह देना, लेकिन ये ना कहना कि ये रेवोल्यूशनरी था और भारत की आज़ादी के लिए कार्य कर रहा था। ये उनकी कोशिश थी। और वहां पे जब वो बात करने लगते हैं तो मदन लाल ढींगरा के बारे में वो बोलते हैं, तो वहां पे भीड़ में सावरकर जोर से चिल्लाता है कि मैं ये जो आप स्टेटमेंट्स दे रहे हो ये गलत है, अभी साबित नहीं हुआ, कोर्ट में केस लगा हुआ है, आप उसको कैसे कह सकते हो कि वो दोषी है। मदन लाल सावरकर जब बोलते हैं तो लोग उसके ऊपर पड़ जाते हैं और उनको धक्का मुक्की भी करते हैं, निकाल दिया जाता है उनको कैक्सटनल से। लेकिन सावरकर अपनी दोस्ती और मदन लाल ढींगरा जी की शहादत को जिंदा रखने के लिए जो कोई भी भरसक प्रयत्न हो सकता था वो करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो देशभगत थे उस समय के, उनको ये कह देना कि उसने माफी मांगी, उसने ये किया, ये बड़ा गलत सा इल्जाम है जो उन पे लगाया जाता है। जिस काल कोठड़ी में उनको छोटे से कमरे में बंद करके रखा, वैसे तो कहना हम हो तो शायद 4 दिन ना रह सके, वो तो 10 साल जेल में रहते हैं। एक कमरे में किसी को बंद कर दो एकांत में तो वैसे ही पागल हो जाता है। अंग्रेजों को सिर्फ यही डर था कि सावरकर बहुत ही ज्यादा तीव्र बुद्धि का व्यक्ति था और उसकी ओरेशन में इतनी ताकत थी। आसफ अली खुद लिखते हैं कि जो सावरकर की एक उनका भाषण सुन लेगा वो उनके प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकता। ही वॉज सो गुड ओरेटर ऑफ हिज टाइम। और ऐसे व्यक्ति ने अगर वो चाहते तो वो भी अपनी, जब वो शिप में से निकल गए, टॉयलेट सीट में से देखो निकल गए, उन्होंने अपने आप को इतना पतला कर लिया कि टॉयलेट सीट से, तो उनकी बदकिस्मती थी कि फ्रांस में वो पकड़े गए, अदरवाइज तो वो बच निकलते तो शायद इतिहास कुछ और होता। लेकिन उनको पकड़ लिया गया। लेकिन वो स्वतंत्रता संग्रामी थे, उनमें इसकी कोई कमी नहीं थी। और ऐसे व्यक्तित्व को हम ये कहें कि नहीं जी उसने माफी मांगी, तो माफी भी उन्होंने अपने आप को उस जेल कोठरी से निकालने के लिए मांगी थी, लोगों ने नहीं मांगी। एक अलग विषय है जिसके बारे में बहस में नहीं पढ़ना चाहता। मेरे मुताबिक उन्होंने जो भी किया वो किसी भी स्वतंत्रता सेनानी से कम नहीं था। प्यारे दोस्तों, मैं अभी तक आपके साथ शहीद मदन लाल ढींगरा जी के बारे में बता रहा था। हमने देखा कि किस प्रकार उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर अपने देश को आज़ाद करने के लिए एक तरीका, उस समय के लोगों को जो भारत को आज़ाद करना चाहते थे, उनका विचार था कि भारत में मुट्ठी भर अंग्रेज जो हैं वो राज्य कर रहे हैं और अगर हम उनको इस प्रकार एक एक करके मार देंगे तो हम भारत को बड़ी जल्दी से आज़ाद करा सकते हैं। ये उनका विचार था और इस विचार को उन्होंने एक अमली जामा पहनाया और इस घटना को अंजाम दिया। उनको मालूम था कि मेरे को सजाए मौत होनी है और 1 जुलाई के दिन 2 बजे वो अपने घर से निकलते हैं और टॉटनहेम जगह जहां पर वो अपनी प्रैक्टिस किया करते थे रिवॉल्वर की, वहां पे जाते हैं और अपने कोल्ट पिस्टल के साथ वो वहां पे प्रैक्टिस करते हैं। 18 फीट की दूरी पे उन्होंने एक टारगेट के ऊपर 12 गोलियां दागी, जो 11 थी वो एक हाथ के डिस्टेंस पर लगी। उसके बाद उन्होंने अपनी रिवॉल्वर को साफ करवाया। साफ करवाने के बाद अपने घर वापस आए। उस समय 4:30 बज रहे थे। वापस आने के बाद उन्होंने अपनी तैयारी शुरू की। अपना सबसे बढ़िया शर्ट, टाई, सूट पहना, वैस्केट पहनी, जैकेट पहनी और उसके बाद उन्होंने कॉल्ट रिवॉल्वर जो थी उसमें 8 गोलियां भरी और दूसरा बेल्जियन पिस्टल थी उनके पास, उसमें भी 6 रिवॉल्वर की गोलियां भरी और इसके अलावा 5 कार्ट्रिजेस सेपरेट एक्स्ट्रा उन्होंने अपनी कोट की पॉकेट में डाले। सारा कुछ कर लेने के बाद हल्के नीले रंग की सिल्क की पगड़ी जैसे हम कहते हैं वो अपने सिर पे बांधी, अपने आप को शीशे में देखा और मंद मंद मुस्कुराए।
फिर उन्होंने अपने बॉक्स में से एक चिट्ठी जो उन्होंने लिख रखी थी, शायद वो चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे जब वो उन पकड़े जाएंगे तो अदालत में जब उनको पेश किया जाएगा तो वो कहेंगे कि इस चिट्ठी को पढ़ दिया जाए, और ऐसा हुआ भी। उन्होंने वो चिट्ठी अपनी जेब में रख ली। इसके बाद उसकी एक कॉपी जो थी वो बड़ी सावधानी से उन्होंने दोबारा देखा। वो कॉपी उसी तरह उन्होंने अपने बॉक्स में रखी। बॉक्स में रखने के बाद सारे तरफ अपनी चारों तरफ अपने कमरे की तरफ निगाह दौड़ाई। सब कुछ जो जो वो करना चाहते थे, जो जो वो लेना चाहते थे, उन्होंने ले लिया था और बाहर निकले और टैक्सी बुलाई और टैक्सी के साथ वो चले गए। उस दिन उन्होंने जाना था नेशनल इंडियन एसोसिएशन एट इंपीरियल इंस्टीट्यूट इन लंदन। यहाँ पर एट होम मतलब पार्टी का अरेंज था, जो कि भारतीयों द्वारा पार्टी का आयोजन किया गया था। यहाँ पर सभी भारतीय इकट्ठे हुए थे और वहां पर वो भी पहुंच गए। सभी अपने खाने में व्यस्त थे, आपस में बातें कर रहे थे और हर एक की निगाहें कर्जन वाइली के इंतजार के लिए बाहर की तरफ देख रही थी, क्योंकि हर कोई उनका इंतजार कर रहा था। इसके बारे में किस प्रकार उन्होंने कर्जन वाइली का कत्ल किया, इसके बारे में सारा वृतांत मैंने आपको दूसरे भाग में बता दिया है। उस समय मदनलाल ढींगरा जी ने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया और वीर सावरकर जी ने ये ठान लिया कि उनका जो बलिदान है कहीं व्यर्थ न चला जाए, और उस बलिदान को वो लोगों को जग जाहिर करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने जी जान की बाजी लगा दी, और जिसके लिए उसको बाद में उनको भुगतना भी पड़ा, क्योंकि अंग्रेजी सरकार ने उनको पूरी तरह इस शिकंजे में कस लिया, क्योंकि वो जानते थे कि पीछे से जो ये सारी इंडिया हाउस में ये जो सारी घटनाक्रम चल रहा था इंडिया हाउस में, इसको चलाने वाला कौन था? वो सावरकर था। और उनको भी गाइड करने वाले या उनको दिशा निर्देश देने वाले और कोई नहीं, श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। मैं यहां से आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूं। हमारा भारत आजाद होता है और आजादी का मजा बहुत से लोग लेते हैं, आजादी में हम भी सांस ले रहे हैं, लेकिन मैं उन नेताओं की बात कर रहा हूं जिन्होंने बलिदान दिया और बलिदान के बाद वो आजादी का मजा कम और उसका त्रासदी और दुख देखते रहे। उनमें वीर सावरकर भी थे, क्योंकि उनका नाम नथुराम गॉडसे के साथ जुड़ गया, और हर प्रकार की कोशिश की गई ये साबित करने की कि वीर सावरकर जो थे वो महात्मा गांधी जी के कत्ल में संलिप्त थे। एक निष्पक्ष जांच हुई, कोई भी किसी प्रकार का भी ऐसी परिस्थितियों को साबित नहीं किया जा सका, लेकिन वीर सावरकर जी के ऊपर कई प्रकार की पाबंदियां लगी और वो सब कुछ उनके साथ कोई भी पॉजिटिव नहीं हुआ। चलो, उन्होंने तो अपनी जैसा जीवन था वो व्यतीत कर लिया। मैं बात अब करने जा रहा हूं अपने प्रधानमंत्री, जो कि 2003 में नरेंद्र मोदी जी, जो 2003 में गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। ये जेनेवा जाते हैं, स्विट्जरलैंड, और वहां पे श्यामजी कृष्ण वर्मा, जिसने अपनी जिंदगी और सारी जिंदगी में जैसे भी हो सके भारत को आजाद देखने का एक सपना देखा था, लेकिन उनके जिंदा जी ये आजादी तो ना देखी जा सकी। वो बड़ी पहले मर गए, लेकिन वो अपनी पत्नी से बोल गए थे कि मेरी अस्थियां आजाद भारत में वितरण करना। जब वो गुजर जाते हैं तो उनकी अस्थियां वहीं पे पड़ी रही, जिनको 2003 में हमारे चीफ मिनिस्टर मोदी जी वहां से लेके लौटते हैं और गुजरात में पूरे जुलूस के साथ उनका पूरा विसर्जन किया जाता है, और उनके लिए एक स्मारक बनाया जाता है कच्छ में, जहां पर एक इंडिया हाउस, ये वही इंडिया हाउस है जिसको इन्होंने खरीदा था बिल्डिंग को, और उसको इंडिया हाउस का नाम दिया था। उस बिल्डिंग की रेप्लिका
वहीं कच्छ में क्रिएट की जाती है। आज ये बहुत बड़ा शहीदों का स्मारक बन गया है, क्योंकि श्यामजी कृष्ण वर्मा की जो देन है भारत की आज़ादी में, उसको भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन सब कुछ भुला दिया गया था। ये मैं सच कहता हूं कि आफरीन है ये हमारे जब प्रधानमंत्री हैं, आज 2010 में वो कंप्लीट हुआ, इंडिया हाउस का रेप्लिका भी वहां पे क्रिएट किया गया। इट इज जस्ट, यू कैन से, a tribute to the martyrs of those time, those who have sacrificed their life, जिन्होंने इतनी कोशिशें की अपने भारत को आजाद देखने का, एक सपना जो था वो सपना लेकर वो चले थे, और वो सपना उनके जिंदा जी तो पूरा ना हो सका, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी उनको एक वास्तविक स्थान देने की। उनकी अस्थियों को परवाह करके उन्होंने उनकी आत्मा को एक संपूर्ण श्रद्धांजलि दी, और मैं इसके लिए मोदी जी को नमन करता हूं। दोस्तों, हमारे लेखक जिन्होंने सबसे पहले मदन लाल ढींगरा जी के बारे में नॉवल लिखा, सरदार केसर सिंह जी, वो लिखते हैं, 3-4 बातें हमें बताने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, वो कहते हैं कि जब ये शहीद हो गए, मार्टियर हुए, तो किसी ने भी इनको मार्टियर नहीं कहा, इनको शहीद नहीं कहा। यहां तक कि जो चापलूस थे, जूते चाटने वाले थे, जो अंग्रेजी सरकार के पिट्ठू थे, दलाल थे, उन्होंने इनको बुरा भला ही कहा। परिवार ने तो पागल कहा ही, लोगों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन वो कहते एक दिन आएगा जब मदन लाल ढींगरा जी को उसी प्रकार सम्मानित और शहीद करार दिया जाएगा, जो इन्हें शहीद नहीं मानते हैं शहीद मानेंगे। आयरलैंड की अखबार में, ये जो कुछ भी मैं बोल रहा हूं केसर सिंह जी की किताब से बोल रहा हूं, आयरलैंड की अखबार में भी लिखा गया कि शायद ही कोई यूरोपियन ऐसा शहीद होगा जिसने अपनी शहादत और इस प्रकार जज का सामना किया और बिना किसी शिकन और शिकवे के अपनी मौत को स्वीकार किया। आफरीन है वो मदन लाल ढींगरा। उसकी तारीफ यूरोपियन इतिहासकार, यूरोपियन प्रेस रिपोर्टर उस समय के कर रहे हैं। W.S. ब्लंट वो कहते हैं मदन लाल ढींगरा जी का शहीदी दिन आने वाले समय में भारत के कोने कोने में बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसा शहीद था जिसने विदेशी धरती पर अपनी शहादत देकर एक भारत का नाम ऊंचा किया। लाला हरदयाल वंदे मातरम जो वीकली मैडम कामा निकालती थी, उसमें लिखा था कि हर कोई मदन लाल ढींगरा को भारत में याद करेगा, क्योंकि जो शहादत उन्होंने दी वो कोई भूलेगा नहीं। और भगत सिंह तो लिखते हैं कि he was not a neta whose biography may have been published and quickly sold, nor was he an avatar descending on earth about whom the pundits and devotees could weave anecdote of divinehood since his birth, suggesting that he was in fact born different. Nor are we cognizant of any rare feats of Dhingra infancy or childhood, on the basis of which we could have said that all his foreshadowed greatnesses. He was a hapless rebel. His own father had disowned him. Even the nationalist leaders like Bipin Chandra Pal, who was known as radical, showered the choicest abuses on him. केसर सिंह जी कहते हैं कि जो कौम अपने शहीदों को भूल जाती है, वो अपनी आज़ादी तो पहले ही खो देती है। और आखिर में अपना फॉरवर्ड लिखते हुए वो लिखते हैं, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बात। थैंक यू सो मच और सत श्री अकाल। जय हिंद।